कर रहा हूँ। और उसके बाद अब हम जी चलते सर। हैं अपने ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली, मैं ऑब्जेक्ट को इस तरह बताता हूँ कि देखें, आपके पास सबसे पहले था वेरिएबल। तो इस वेरिएबल में क्या मसला था कि आप कॉमा लगाकर इसमें दूसरा नाम ऐड नहीं कर सकते, एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू दे सकते हैं। जब मैं दूसरा नाम यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो एरर दे रहा है। अब ये जो एरर है, ये एक मसला है कि भाई अगर मुझे एक से ज्यादा नाम लिखने तो मैं किस तरह लिखूं। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एरे का कॉन्सेप्ट आया। तो हमने क्या किया, हमने एक एरे बनाया। और इस एरे के अंदर हमने क्या किया कि अपने मल्टीपल नाम लिखे। यहाँ पर मैं जितने चाहे नाम लिख सकता हूँ, एरे की ये खास बात है कि इसमें जितने मर्जी आप चाहे नाम लिख लें। अब ये प्रॉब्लम किसकी थी? ये प्रॉब्लम थी हमारे वेरिएबल की, जो हमने एरे में सॉल्व कर ली। ठीक है। तो अब मसला ये था कि ये जो जीरो इंडेक्स पर लिखी हुई चीज है, अगर मैं एरे का कोई मेथड यूज करूं, जैसे कि हमने पढ़ा है अनशिफ्ट पढ़ा है, अगर मैं अनशिफ्ट को यूज करूं तो आप देखिएगा कि जीरो इंडेक्स पर तो मैंने याद रखा था कि तहा लिखा है। मैंने क्या याद रखा था कि जीरो इंडेक्स पर तहा लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं नेम्स डॉट अनशिफ्ट और यहाँ पर मैं लिख दूं बिलाल। अब मैंने तो याद रखा था कि जीरो इंडेक्स पर तहा है, लेकिन जब मैं कॉन्सोल डॉट लॉग कराता हूँ ना अपने एरे को, आप देखेंगे कि जीरो इंडेक्स पर क्या आ गया, बिलाल आ गया। तो एरे के मेथड से हमारी जो वैल्यूज हैं उसकी पोजीशन इधर उधर हो जा रही है। उसकी पोजीशन क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। एरे के मेथड यूज करने से पोजीशन चेंज कर सकते हैं हम। और ये हमारे लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भाई मैं मुझे अगर ताहा को यूज करना था या अहमद के नाम को यूज करना था, तो मुझे तो याद था एरे को देखते हुए कि फर्स्ट इंडेक्स नंबर पर जो है वो अहमद लिखा है। मैंने तो याद रखा था कि फर्स्ट इंडेक्स नंबर पर क्या है, अहमद लिखा हुआ है मैंने। अब मैंने जब अनशिफ्ट का मेथड लगाया तो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। अब क्या हुआ कि बिलाल आ गया यहाँ पर जीरो इंडेक्स पर, जो कि ताहा था यहाँ पर। तो मेरा क्या हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और जो मैंने याद रखा था कि जीरो इंडेक्स पर था है, वो शिफ्ट होके आगे बढ़ गया, फर्स्ट इंडेक्स पर हो गया। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये एरे के अंदर आ गई। अब ये वाली जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ आई, हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गए। तो ऑब्जेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट अस्सलाम लिख। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो ऑब्जेक्ट में आपने क्या बोला कि यहाँ पर लेट लिखें। ऑब्जेक्ट को लिखते हैं किस तरह, मैं वो बता रहा हूँ। लेट लिखें, ऑब्जेक्ट का नाम लिखें, यहाँ पर आप लिख दें नेम्स। और नेम्स के बाद आप क्या करें, इक्वल का साइन लगाकर कर्ली ब्रैकेट लगा दें। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ पर्सन वन ताहा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, एक पेयर बना हुआ है,
इस पेयर को क्या कहते हैं? इसको की की कहते हैं, वैल्यू। इसको वैल्यू कहते हैं। और ये दोनों सेपरेट किससे होता है? कॉलन से होता है। तो इसको हम मिला के कहते हैं की वैल्यू पेयर, और इसको हम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो जो आपकी की है, जो आपकी वैल्यू है, ये दोनों की वैल्यू पेयर कहलाती है, ये प्रॉपर्टी भी कहलाती है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि ऑब्जेक्ट के अंदर किस शक्ल में डाटा आता है? की वैल्यू पेयर की शक्ल में डाटा आता है। अब सर हाँ, ये जो प्रॉपर्टी है की वैल्यू को दोनों को मिला कर बोलते हैं या सिर्फ की को बोलेंगे हम? अच्छा, इसमें ना एक कंफ्यूजन है। और वो कंफ्यूजन ये होती है कि जब आप अपना अपना माउस लेकर जाए ना इस की के ऊपर, तो ये इसको जो है प्रॉपर्टी कहता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको ना वैल्यू के साथ तो नहीं, लेकिन डाटा टाइप के साथ बताता है कि भाई ये प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली इस पूरे को भी आप प्रॉपर्टी कहते हैं, या आप अगर आपको ये मेंशन करना है कि आप P1 की बात कर रहे हैं, तो आप P1 को डायरेक्टली भी प्रॉपर्टी कह सकते हैं। क्योंकि देखें, जब प्रॉपर्टी यहाँ पर इसने डिफाइन किया, तो उसके स्ट्रक्चर में क्या दे रहा है? डाटा टाइप। तो लेकिन आ तो दोनों चीजें रही हैं, P1 भी है और स्ट्रिंग भी है। तो साथ वाली चीज को भी ये मेंशन कर रहे हैं। तो मतलब प्रॉपर्टी आप इसको भी कह सकते हैं। क्या है कि की वैल्यू पेयर है ये, इस शक्ल में डाटा आता है आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर। अब अगर मुझे और मजीद वैल्यूज लिखनी है, तो मैं किस तरह लिखूंगा? मैं यहाँ पर P2 लिखूंगा, मतलब पर्सन 2। पर्सन 2 में मैंने क्या लिखा था? अहमद लिखा था। फिर कॉमा लगाऊंगा। फिर मैं यहाँ पर P3 लिख दूंगा। तो ये जो P3 है, यहाँ पर मैं अली लिख देता हूँ। तो अब ये मैंने 3 पर्सन के डाटा यहाँ पर लिख लिए। अब लेट सपोज के मुझे, जैसे मैंने वहां पर बिलाल ऐड किया था, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? ताहा से पहले बिलाल ऐड कर देता हूँ। P0, पर्सन 0, और उसको मैं बिलाल कर देता हूँ। तो ये जो मैंने लिखा है, क्या बिलाल लिखने से मेरे ताहा की पोजीशन चेंज हो गई, जो कि P1 के अंदर थी? नो नहीं हुई। सर। वो नो नो सर। सर। भाई उसकी जो पोजीशन है वो अभी भी P1 के अंदर ही है। मतलब P1 की के अंदर उसकी वैल्यू ताहा है, P0 के के अंदर उसकी वैल्यू बिलाल है, और P2 के अंदर अहमद है, P3 के अंदर अली है। तो आप ये देखेंगे कि बहुत जबरदस्त तरीके से एक स्ट्रक्चर बन गया जो कि चेंज नहीं होगा। मतलब किस सेंस में चेंज नहीं होगा? कि एक की जगह दूसरा नहीं आएगा। ये आपने ये देखा कि इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन गया। और ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ऑब्जेक्ट में, जो कि एरे के अंदर प्रॉब्लम थी। और एरे की प्रॉब्लम किस में जो सॉल्व हुई है? जो ऑब्जेक्ट के अंदर इसमें वेरिएबल में मसला था कि दो चीजें हम नहीं लिख सकते थे। तो इस तरीके से आप कहाँ तक पहुंच गए? ऑब्जेक्ट तक पहुंच गए। अब देखें, ऑब्जेक्ट के अंदर ना की वैल्यू पेयर की शक्ल में डाटा आता है। और जो टाइप स्क्रिप्ट है, जब आप ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, तो वो खुद ब खुद इसकी डाटा टाइप को इन्फर कर लेता है देखते हुए। अब ये क्या चीज़ है इन्फर करना? यही चीज़ आप वेरिएबल में भी करते थे। जब आप यहाँ पर लिखते थे लेट नेम इज इक्वल टू ताहा, तो वो क्या करता था? आपकी वैल्यू को देखकर खुद ब खुद डाटा टाइप स्ट्रिंग सेट कर लेता था। अगर आप यहाँ पर लिखते थे नंबर, तो वो आपकी वैल्यू को देखकर डाटा टाइप नंबर सेट कर लेता था। तो इस तरीके से आपने क्या किया? इसको इन्फर सिस्टम की मदद से आपने बता दिया कि मेरी वैल्यू ये है। तो इन्फर सिस्टम ने डाटा टाइप को सेट कर दिया देखते हुए। यहाँ पर भी यही होता है। आप क्या करते हैं? वैल्यूज लिखते हैं, जैसे आपने यहाँ पर वैल्यू लिखी, P0 बिलाल, P1 ताहा, P2 अहमद, P3 अली। तो जब आपने ये चीजें लिखी, तो इनमें क्या हुआ कि इन्फर हो गया, इनकी डाटा टाइप इन्फर हो गई। अब वो डाटा टाइप इन्फर होकर किधर आई है? जब आप इसको माउस लेकर इसके ऊपर जाते हैं,
तो आपको नजर आएगा कि कॉलन लगा हुआ है, कॉलन के बाद हम डाटा टाइप डिफाइन करते हैं, कॉलन के बाद करली ब्रैकेट है, उसमें लिखा आ रहा है P0 स्ट्रिंग, P1 स्ट्रिंग, P2 स्ट्रिंग, P3 स्ट्रिंग। तो जैसे आप वेरिएबल में स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करते थे, अगर आप चाहें, ये वेरिएबल है, इसमें आप क्या करते थे, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करते थे, यहाँ पर स्ट्रिंग खुद से लिखते थे ना, इस तरह खुद से लिखते थे आप स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करके। तो अगर आप चाहें तो आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर भी लिख सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट के अंदर किस तरह लिखेंगे, आप यहाँ पर कॉलन लगाएंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये करली ब्रैकेट क्यों लगाया, वो इसलिए लगाया क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट के डाटा टाइप को डिफाइन करते हैं तो ऑब्जेक्ट आपका पूरा करली ब्रैकेट के अंदर रखा होता है, इसलिए आप वहां पर करली ब्रैकेट लगाते हैं। यही मिलती जुलती चीज आप एरे के अंदर भी करते हैं। आपका जो डाटा है वो एरे के अंदर रखा होता है स्क्वायर ब्रैकेट में, तो आप वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन करते हैं। लेकिन वेरिएबल में आपका डाटा जो है वो फ्रीली होता है, वो ना किसी किसी भी स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट या किसी और इस टाइप की चीज में नहीं होता। तो आप यहाँ पर भी कुछ नहीं लगाते, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, हम करली ब्रैकेट लगा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो डाटा है वो करली ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। अब जो है, आप क्या करेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पर लिखेंगे डाटा टाइप्स अपने की वैल्यू पेयर की। तो सबसे पहले क्या है, P0 है, तो मैं यहाँ पर किस तरह लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा, थोड़ा मैं एक लाइन का ना गैप दे देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, P0 कॉलन स्ट्रिंग। अब मैंने पहले वाली की डाटा टाइप डिफाइन कर दी, अब उसके बाद कॉमा लगाऊंगा, फिर दूसरे वाले की डिफाइन करूंगा, P1 स्ट्रिंग, कॉमा P2 स्ट्रिंग, फिर P3 स्ट्रिंग। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी एरर चला गया, और स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करके आपने यहाँ पर दो चीजें बताई हैं। एक तो आपने ये बता दी कि भाई आपके ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या की क्या क्या प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, P0 हो गए, P1, P2, P3, इसी नाम से आपकी कीज हैं, जो भी प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो इसी नाम से आ रही है ना। अगर मैं इसको P10 कर दूं पहले वाले को, तो एरर आ जाएगा, मतलब जो नाम आपने यहाँ रखा है वो यहाँ पर भी होना जरूरी है, जीरो कर देते हैं दोबारा। तो आपने डाटा टाइप की शक्ल में क्या बताया कि अंदर जो की वैल्यू पेयर की शक्ल में डाटा आएगा, उसकी जो की है या प्रॉपर्टी है, उसकी उसका नाम क्या होगा, और उसकी वैल्यू कौन से डाटा टाइप की होगी, ये आपने बताया इसके अंदर। इतनी सी बात आप लोगों को सर ये क्लियर है, पहले ये बताएं। ट्यूपल्स मतलब इसका जो स्ट्रक वो है, असाइन वैल्यू असाइन करना और इंडेक्सिंग वही देना, ट्यूपल्स की तरह है थोड़ा बहुत, ट्यूपल से, जैसे उसमें एरे में कर जी जी, आप कम, मिलता जुलता है। आप समझने के लिए समझ सकते हैं, लेकिन ट्यूपल्स को इसमें मत मिलाएं, वो एरे का पार्ट है जी ना, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप ये समझ जी, सकते मतलब हैं, समझने के लिए ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता है। जी जी, कि वो भी वहां पर भी आप चीजें फिक्स कर रहे थे, यहाँ पर भी आप चीजें फिक्स यहाँ भी कर रहे हैं। फिक्स कर रहे हैं जी जी। हाँ, जी हाँ जी। सर अगर एक लाइन में हमें बताना हो कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली आपका डाटा जो है वो की वैल्यू पेयर की शक्ल में रखता है, और ऑब्जेक्ट सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर है डाटा को रखने का, कंपैरेटिवली एरे और वेरिएबल। अच्छा, ये बेहतर क्यों है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर की वैल्यू पेयर की शक्ल में डाटा आता है, और जो प्रॉब्लम्स आपको एरे के अंदर या वेरिएबल के अंदर फेस होती हैं, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर फेस नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि एरे से बेहतर है या वेरिएबल से बेहतर है। जहाँ पर वेरिएबल का काम होगा
वहाँ हम वेरिएबल यूज करेंगे। जहाँ हमारे एरे का काम होगा वहाँ हम एरे यूज करेंगे, और जहाँ हमारे ऑब्जेक्ट का काम होगा वहाँ हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर वाइज आप खुद बताएं देख के कि आपको एरे में जो इसका की वैल्यू पेयर का सिस्टम है, आपको क्या बेहतर लगा कि स्ट्रक्चर वाइज एरे ये ऑब्जेक्ट बेहतर है, एरे है, या वेरिएबल आपको बेहतर लगा? जी। अब अब देखें, अब देखें यहाँ पर क्या है कि जो एरे के अंदर प्रॉब्लम थी इंडेक्सिंग की, इंडेक्सेस आगे हो जाते थे या आगे पीछे हो जाते थे या चेंज हो जाते थे मेथड की वजह से। कि आपने पॉप या शिफ्ट या अनशिफ्ट यूज कर लिया तो क्या होता था कि उसमें इंडेक्स नंबर चेंज हो जाते थे। तो वो वाली जो चीज़ है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होती। तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। अब हम एरे और अपने वेरिएबल को कमेंट कर देते हैं। सर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज की लिमिटेशन है? इसकी भी लिमिटेशन नहीं है, लेकिन आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर। यस सर। आपको डाटा टाइप में डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये फिक्स चलता है। अब देखें, आपने यहाँ पर तो डिफाइन कर दिया। लेट सपोज कि अगर आप स्ट्रॉन्ग टाइप, ये आप स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कर रहे हैं ना, या आप खुद से लिख रहे हैं, तो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग हो गई। यस सर। अब जी सर। ये स्ट्रॉन्ग टाइपिंग अगर आप नहीं करते तो क्या होगा कि इसको मिटा दें आप। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, जी निदा, क्या सवाल है आपका? सर हम सिर्फ डायरेक्ट भी स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं ना, जैसे आपने P0 स्ट्रिंग P1 स्ट्रिंग लिखा है तो हम एक दफा स्ट्रिंग नहीं लिख सकते डेटा टाइप स्ट्रॉन्ग करने के लिए? एक दफा स्ट्रिंग मतलब नहीं, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते एक दफा स्ट्रिंग। मतलब पूरी वैल्यू के साथ लिखना है, P0 स्ट्रिंग P1 स्ट्रिंग P2 स्ट्रिंग एंड P3 स्ट्रिंग जैसे आपने अभी लिखा था। जी हाँ, जी हाँ, अलग अलग आपको हर प्रॉपर्टी को अलग अलग बताना है। अलग अलग टारगेट करके आप बता रहे हैं कि इसके अंदर क्या चीज, कौन सा डाटा टाइप आएगा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। तो आपको अलग अलग बता, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ, तो अब क्या है, अब तो अलग हो गया ना। अब आपको सेंस बनेगा कि P0 को अलग बताना पड़ेगा, P1 को। अच्छा, इसमें आप लोग ये नोट कीजिएगा कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली, ये आपको वेरिएबल की तरह लग रही होगी। लेट लिखा, वेरिएबल का नाम लिखा, इक्वल लगाया, और इक्वल के बाद क्या किया, एक पूरी वैल्यू असाइन कर दी, जैसे कि यहाँ पर ताहा लिख दिया, है ना। ये वाली चीज़ क्या है, एक वेरिएबल की तरह है, और ये वेरिएबल है, इसमें एक वैल्यू असाइन की हुई है। तो इस जगह पर आपने क्या किया, डेट पूरा एक कर्ली ब्रैकेट में की वैल्यू पेयर की शक्ल में एक चीज असाइन कर दी इस वेरिएबल को। तो ये जो चीज असाइन हुई है ना, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल कहते हैं। कौन सी चीज, ये वाली चीज जो असाइन हुई है, इसको आप क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल कहते हैं। मैंने एक वेरिएबल को एक ऑब्जेक्ट लिटरल असाइन कर दिया, तो अब ये पूरी चीज क्या कहलाएगी, ये पूरी चीज ऑब्जेक्ट कहलाएगी, कि ये एक ऑब्जेक्ट हो गई है। और मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि एक वेरिएबल को ऑब्जेक्ट लिटरल असाइन किया गया है। आपको ये वाली बात समझ में आई कि मैं ऑब्जेक्ट लिटरल किसको कह रहा हूँ? यस सर। जिसमें हम टाइप भी डिफाइन करें, सिर्फ उसकी वैल्यूज बता रहे सर हैं। दोबारा बताएगा ऑब्जेक्ट डिटेल क्या होता है? ये वाली जो चीज़ है कर्ली ब्रैकेट वाली, जिसके अंदर ये डाटा रखा हुआ है की वैल्यू पेयर की शक्ल में, ये पूरा कर्ली ब्रैकेट, इसको मैं हटाता हूँ अभी। तो जो चीज़ हटी है ना, उसको ऑब्जेक्ट लिटरल कहते हैं। ये वाली चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट लिटरल है। और ये ऑब्जेक्ट लिटरल मैंने एक वेरिएबल को असाइन किया, तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसको मैं क्या कहता हूँ, इस पूरे को एक ऑब्जेक्ट है ये। और इस तरह भी कह सकता हूँ मैं, इसको कि मैंने एक वेरिएबल को ऑब्जेक्ट लिटरल असाइन किया हुआ है।
समझ आ गई बात आपको? अच्छा, तो एक सेकंड रुके। अच्छा, देखें, तो ऑब्जेक्ट लिटरल आपने असाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे कि हम इसमें स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कर सकते हैं, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, अगर वैसे भी हम वैल्यूज लिख दें तो वो खुद ब खुद इन्फर कर लेता है उसे देखते हुए। तो स्ट्रॉन्ग टाइपिंग भी समझ में आ गया आपको, इन्फर भी समझ में आ गया। तो ये जो स्ट्रॉन्ग टाइपिंग है, अच्छा ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने पास, ऐसा नहीं कि याद रख नहीं रख सकते, आप लोग भूल जाएंगे। ऑब्जेक्ट लिटरल किसको बोला है, ये ये लिख लें। और उसके बाद जो है, ये जो मैंने डाटा टाइप यहाँ पर डिफाइन कर दी इसकी, ये जो मैंने यहाँ पर डाटा टाइप डिफाइन की है स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करके। और स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करने से आपने क्या देखा था फायदा, कि भाई आप अगर यहाँ पर प्रॉपर्टीज यहाँ पर ना लिखे ना, तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग टाइपिंग नहीं करते तो फिर क्या होगा, वो कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर लेता। ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं है। अगर आप देखें अपने वेरिएबल को, और आप अपने वेरिएबल से स्ट्रॉन्ग टाइपिंग हटा दें, तो स्ट्रिंग की जगह मैं नंबर लिख लेता हूँ, और नंबर की जगह मैं बूलियन लिख लेता हूँ, वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कर देता हूँ तो क्या करता है वो फिर मुझे बूलियन लिखने नहीं देता या नंबर लिखने नहीं देता। इस तरह ही है ना, याद है आपको ना? यस सर। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह ही हो रहा यस सर। है। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग आपने कर दी, तो स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करते टाइम एक्स्ट्रा वैल्यूज जो है वो नहीं लेगा। अब क्या है, अब बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि ये जो एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आई हुई है P4 की। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया स्ट्रॉन्ग टाइपिंग में, डाटा टाइप में डिफाइन नहीं किया, तो हम इसको भी हटा देते हैं ताकि एरर चला जाए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसको मैं ज़रा एक लाइन में ले आता हूँ ताकि देखने में ना आसानी हो। सर लोग करवा के दिखाइएगा। जी जी, दिखाता हूँ अभी सबर, देखें। पहले आप इसको नोट करें, जो मैं बता रहा हूँ ना उसको नोट करें पहले आप। ये वाली चीज़ जो है, ये क्या है, ये इसकी डाटा टाइप है। ऑब्जेक्ट के डाटा टाइप को हमने डिफाइन किया है। तो ये वाली चीज़ जो है, इसको आप कहते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनलाइन टाइप। इनलाइन टाइप आप इसको कहते हैं। और इसको आप एनोनिमस ऑब्जेक्ट भी, एनोनिमस टाइप भी कहेंगे। इनलाइन किसे कहते हैं? इस वाली चीज़ को, ये क्या है, ये मुझे बताएं ज़रा, ये क्या चीज़ है? स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप कहते हैं। स्ट्रॉन्ग डाटा टाइपिंग है ना? तो इसी को कहते हैं आप इनलाइन टाइप। आपने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट में इनलाइन टाइप डिफाइन कर दिया। और इसको एनोनिमस टाइप भी कहते हैं, इसको इनलाइन टाइप भी कहते हैं, और इसको आप स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करके ये भी कह सकते हैं कि आपने डाटा टाइप्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट के डिफाइन कर दिए। नोट कर लिया आपने? जी सर। अब देखें, क्या रिपीट करना है बताएं ज़रा मुझे। आपने के मुताबिक ये इनलाइन टाइप और एडोनियस टाइप की चीजें क्या थी? जी जी, असल में मैंने ये आपसे पूछा कि ये जो आपने यहाँ पर लिखा है डाटा टाइप्स आपने जो डिफाइन किए हैं,
तो ये जो डाटा टाइप्स आपने डिफाइन की है यहाँ पर, इन डाटा टाइप्स को आप क्या कह रहे हैं कि आपने स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कर दी, यही कह रहे हैं ना कि आपने एक ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप्स को यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो इसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको लिखा नजर आए कि ऑब्जेक्ट की इनलाइन टाइप, तो आप समझ जाइएगा कि वो इसकी बात कर रहे हैं, या फिर उसको एनोनिमस टाइप भी कहेंगे वो। तो ऑब्जेक्ट का के एनोनिमस टाइप की बात हो या इनलाइन टाइपिंग की बात हो, वो बेसिकली आपके इस स्ट्रॉन्ग टाइपिंग की बात कर रहे होते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट के डाटा टाइप से रिलेटेड है। जी बताएं, आपको समझ आया? यानी कि जस्ट नेम्स जो है वो उनके मुख्तलिफ हैं, चीजें वही हैं जो हम शुरू से देख रहे हैं। मैंने तो पहले ही आप लोगों को बोला है कि एक चीज के 10-10 नाम है अलग अलग। जैसे अभी वो आप पूरा जो की वैल्यू पेयर बनाया था उसका भी एक नया नाम था, चीजें वही थी, इसी तरीके से इसमें। वो आपको याद रखना है, ऐसे जहन में याद नहीं रखना, नोट करके रखें आप कि इसको ऑब्जेक्ट लिटरल बोलते हैं। ये अगर ऑब्जेक्ट इनलाइन टाइप की बात हो तो इस तरीके से जो आप लिखते हैं अपने डाटा टाइप को, उसको इनलाइन टाइप बोलते हैं या एनोनिमस टाइप भी बोलते हैं। ये नोट करके रखें आप। ठीक है, थैंक यू। अच्छा अब देखें, अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर क्या है कि आपने इनलाइन टाइपिंग समझ ली, एनोनिमस टाइप भी समझ ली। आप लोग आप सबको समझ में आए ना, क्लियर है ना ये? जी सर क्लियर है। अब ये जो आपने डाटा टाइप डिफाइन की है, इसी की मदद से आपके ऑब्जेक्ट के अंदर चीजें आ रही हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर P4 लिखूं तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? नो सर। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमें फिर उसकी डेटा टाइप भी हाँ, डेटा टाइप डिफाइन नहीं करनी बताई। होगी, वो नहीं थी इस वजह से। क्योंकि आपने डाटा टाइप जो है वो डिफाइन नहीं की। और डाटा टाइप अगर आप डिफाइन कर देते तो क्या होता कि आप वहां पर चीजें बता सकते हैं, आप यहाँ पर चीजें लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर डाटा टाइप डिफाइन कर दूं P4 और इसको मैं वैल्यू दे दूं स्ट्रिंग, तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मैं नहीं लिखता था तो वो नहीं एक्सेप्ट करता। तो ये बिल्कुल आप यूं समझें कि आप ना ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर आने वाली चीजों को का जो भी स्ट्रक्चर है वो आप कहाँ डिफाइन कर रहे हैं, इस इनलाइन टाइप में। ये मेरी ये बात समझ में आई आपको? तो ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बेसिकली आप अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं। किसकी मदद से? इंटरफेसेस की मदद से और टाइप एलियास की मदद से। अब वो किस तरह होते हैं? तो वो हम इस तरह करते हैं कि क्योंकि आपको इनलाइन टाइपिंग समझ में आ गई है, तो इनलाइन टाइपिंग को मैं रिमूव कर देता हूँ। और आपने ये नोट कर भी लिया होगा ना, इनलाइन टाइप और एनोनिमस टाइप कहते हैं उसे। तो मैं सर इसे इनलाइन का उसमें बताइएगा, क्या करूँगा? इनलाइन टाइप का बताइएगा सर एक मिनट। इनलाइन टाइप का मैं क्या बताऊँ आपको जरताशा? सर इसे मैंने सर ये सुना जो नहीं। डाटा टाइप है यही इनलाइन टाइप है और यही एनोनियस टाइप है ना? ये जो इस तरह आप स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करके ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप्स डिफाइन करते हैं ना, की वैल्यू पेयर की जी शक्ल में, इसको इनलाइन टाइप कहते हैं। सही है? सर ये दोनों एक ही है ना, जी एनोनिमस टाइप और इनलाइन टाइप। जी जी, एनोनिमस टाइप भी से कहते हैं, इनलाइन टाइप भी कहते हैं। एनोनिमस के मतलब क्या होता है? एनोनिमस के मतलब क्या होता है कि जिस चीज का कोई नाम ना कोई हो, ना। जी सर। उसको एनोनिमस कहते हैं। तो इसको जरा आप याद रखिएगा कि एनोनिमस टाइप जो इन्होंने बोला है, तो उसका रीजन क्या है, क्यों बोला भाई, बेनाम क्यों बोला इसको। तो इसको याद रखिएगा। अब अभी फिलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने नोट कर लिया तो इसलिए मैं रिमूव कर रहा हूँ। इसको भी इनलाइन टाइप को रिमूव कर देते हैं। सर इसमें तो हम डेटा टाइप दे रहे हैं, तो फिर ये एनोनिमस टाइप कैसे हुआ? वो आप बाद में समझेंगे ना क्यों हुआ कैसे हुआ।
ओके सर। अच्छा, अब मैंने क्या बोला आपको कि आपने एक तो इनलाइन टाइप करके ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन किया कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, उनकी डाटा टाइप्स क्या होंगी। दूसरा आपने क्या करना है, इंटरफेस और टाइप एलियास की मदद से स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। तो इंटरफेस जो है, पहले हम उसे देखते हैं इंटरफेस क्या है। तो इंटरफेस जो है, इंटरफेस आपने लिखा, इंटरफेस एक कीवर्ड है, वो आपने लिखा। उसके बाद इंटरफेस का नाम लिखा। तो कॉमनली हम जिस ऑब्जेक्ट के लिए इंटरफेस बनाते हैं उसी का नाम यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आई, कैपिटल आई। कैपिटल आई के मतलब कोई इंटरफेस बना रहा हूँ मैं, और साथ में ऑब्जेक्ट का नाम लिख दूंगा। तो इस तरह नेमिंग कन्वेंशन आप देखेंगे अक्सर कि इंटरफेस के नाम इस तरह लिखे जाते हैं कि आई मतलब इंटरफेस है, और नेम जो है वो ऑब्जेक्ट का नाम था, नेम से बेसिकली। जी क्या सवाल है आपका? हाँ भाई, थोड़ा सा पहले इंटरफेस को डेफिनेशन पे डिफाइन कर दें, इससे होता क्या है। आप मेरी बात को ना जरा नोट कीजिए, मतलब ध्यान से सुने। मैं बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज आपको लेकर आ रहा हूँ। अगर आप मेरी बातों को मिस करेंगे ना, तो फिर चीज़ें ना अलाइन नहीं हो पाएंगी, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखें, हमने यहाँ पर क्या लिखा था, हमने यहाँ पर इनलाइन टाइपिंग लिखी थी अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, याद है ना आपको? तो मैंने क्या बोला कि वो जो इनलाइन टाइपिंग है, उस इनलाइन टाइपिंग की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। मतलब अगर आपने इनलाइन टाइपिंग में एक प्रॉपर्टी कम लिख दी, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ नहीं लिख सकते आप। तो इनलाइन टाइप में जैसा लिखेंगे आपके ऑब्जेक्ट में वैसा ही आएगा। तो आपने क्या किया, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया इनलाइन टाइप में। मैं ये कह रहा हूँ कि इनलाइन टाइपिंग में तो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट का, लेकिन ऑब्जेक्ट में एक अलग तरीका भी होता है उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का, जो कि हम इंटरफेस की मदद से भी डिफाइन करते हैं। अब ये इंटरफेस आपने लिखा, इंटरफेस में आपने उसका नाम लिखा। अब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किस तरह लिखेंगे, जैसे आप इनलाइन टाइप में लिख रहे थे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा P0। सेम वही आएगा ना जो पहले हमने लिखा, स्ट्रॉन्ग टाइप। जी 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 हाँ, जी हाँ, वैसा ही आएगा P1। और यहाँ पर स्ट्रिंग लिखेंगे P2। यहाँ पर स्ट्रिंग तो नहीं है, ये बूलियन है। यहाँ पर स्ट्रिंग लिखें, और दो और हैं, P3 और P4। सर कॉमा लगाएंगे ना इसमें सेपरेट करने के लिए? अगर कॉमा लगाना ज़रूरी होता तो यहाँ पर आपको एरर आता। अच्छा। तो इंटरफेस आपने बना लिया, किस तरह बनाया? इंटरफेस लिखा, जो कि एक कीवर्ड है। इंटरफेस को बनाने के लिए आपको इंटरफेस का कीवर्ड लिखना पड़ता है। इंटरफेस लिखा, इंटरफेस के बाद आपने क्या, इंटरफेस का नाम लिखा, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने एक की वैल्यू पेयर की शक्ल में डाटा टाइप डिफाइन कर दी कि P0 है, P1 है, P2, P3, P4। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आपने कैसे डिफाइन कर दी, इंटरफेस के अंदर डिफाइन कर दी। क्या इसका ताल्लुक इस ऑब्जेक्ट से है अभी? जी कोई? यस सर। नहीं सर, बिल्कुल। अभी नहीं है, सर अभी क्योंकि नहीं है, यहाँ पे जब हम हमने इसके ये डाटा टाइप में आए इसका नेम है नेम ना। देंगे तो होगा। अभी नहीं है। किसने बोला था कि है? वो जरा क्या सोच के उन्होंने बोला है? क्योंकि उन्होंने ये सोच के बोला होगा कि भाई इसके अंदर आने वाली जो चीज़ें हैं, वो जो है इसके अंदर भी आ रही हैं नीचे वाली में, तो शायद कोई कनेक्शन बन गया खुद ब खुद। लेकिन ऐसा खुद ब खुद कनेक्शन नहीं बनता, आपको बनाना पड़ेगा। मतलब आपको इसका रिलेशन इसके साथ बनाना पड़ेगा। तो किस तरह हम रिलेट करते हैं इसको? भाई भाई आए नेम। जिस तरह हम अपने इनलाइन टाइप को लिख रहे थे, उसी तरह हम अपने इंटरफेस के नाम को लिख देंगे। यहाँ पर हम कॉलन लगाएंगे, और कॉलन के बाद हम इनलाइन टाइप लिख रहे थे ना, तो अभी इनलाइन टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ से आई नेम को कॉपी करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ।
सर इंटरफेस में इक्वल्स टू और कॉमा नहीं लगता। नहीं, तो आपने क्या चीज नोट की, आपने ये चीज नोट की कि यहाँ पर जो है वो इनलाइन टाइप की जगह आपने इसको एक इंटरफेस दे दिया। तो इंटरफेस के अंदर जो स्ट्रक्चर आपने डिफाइन किया है, वो स्ट्रक्चर अब ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर लाजिम है कि ये उसको फॉलो करे। मतलब यहाँ पर P4 नजर आ रहा है आपको। अगर मैं यहाँ पर P4 हटा दूं तो ऑब्जेक्ट में एरर आएगा। और ऑब्जेक्ट में एरर क्यों आएगा, वो कहेगा कि भाई P4 जो है वो डिक्लेयर नहीं है, P4 यहाँ पर मिसिंग है। तो मतलब ये वैसा ही काम कर रहा है जैसा मेरा इनलाइन टाइप काम कर रहा था। मतलब अलग से मैंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया इस ऑब्जेक्ट के लिए। अब मुझे बताएं इसमें आपको क्या चीज समझ नहीं आई। सर पहले तो जो काम हम इससे करते हैं वो काम हम इंटरफेस से भी करते हैं। एक्सक्यूज मी था भाई, जी जी। ये जो इंटरफेस का आपने आई लिख के नेम लिखा है, ये फिक्स है? इसका सिंटैक्स क्या है? आई आई से स्टार्ट होगा? नहीं, नेमिंग कन्वेंशन है, लिखने का तरीका है। अगर आप इसको फॉलो ना भी करें तो ऐसा नहीं है कि आपका इंटरफेस नहीं बनेगा, वो बन जाता है। लेकिन इंटरफेस और टाइप एलियास इन दोनों का काम तकरीबन एक जैसा ही है। तो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आई का और टी का यूज़ करना पड़ता है, ताकि पता चले कि भाई ये वाली जो टाइप है ना ये इंटरफेस से बनी है, और ये वाली टाइप जो है वो टाइप एलियास से बनी है। इसलिए आप आई और टी लगाते हैं, वरना ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। अच्छा, अब हमने ये देखा कि इंटरफेस से स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाता है। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो टाइप एलियास से भी डिफाइन हो जाता है। तो टाइप एलियास से किस तरह डिफाइन होता है वो हम देखेंगे अभी। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइप, और टाइप के बाद मैं टाइप का नाम लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं टी नेम्स कर देता हूँ। इक्वल का साइन लगाकर कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करूंगा, जैसे कि P0 स्ट्रिंग होने चाहिए, P1 जो है वो बूलियन है, और इस तरह P2 P3 P4 पूरा एक जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर पूरा आ जाएगा। तो मैं, जाहिर है, पूरा स्ट्रक्चर लिखने से बेहतर है मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ लिख, पहले से लिखी है ना सारी चीज़ें। सर इसमें आपने टाइप लिखा है। जी टाइप लिखा है ना। अब मैं टाइप बता रहा हूँ, इंटरफेस आपने देख लिया। अब हम टाइप एलियास देख रहे हैं कि टाइप एलियास से ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर किस तरह बनाते हैं। ओके सर। तो टाइप एलियास जो है उसको लिखने के लिए आप टाइप का कीवर्ड लगाते हैं, नाम लिखते हैं, इक्वल के साइन के बाद कर्ली ब्रैकेट में आप पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं। ये तकरीबन बिल्कुल जो है वो इंटरफेस जैसा ही है, और इन दोनों का काम भी काफ़ी सिमिलर है। तो जो टाइप है उसको हमने टी नेम से बनाया। अब इस टी नेम को मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि अब टी नेम के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर मेरे ऑब्जेक्ट लिटरल को भी फॉलो करना होगा। अगर मैं यहाँ से P4 हटा दूँ तो एरर आएगा कि आपने स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में तो P4 लिखा है, लेकिन आपने ऑब्जेक्ट लिटरल में P4 नहीं लिखा। तो वो इस चीज़ का एरर आपको देगा। तो आपने देखा कि टाइप एलियास से आप ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर मैं आपको इंटरफेस दोबारा दिखाऊं बना के,
तो आप जो है अब शायद समझ पाए कि हम आई और टी का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि भाई दोनों तो सिमिलर काम कर रहे हैं। तो जब आप इस नाम को अपने ऑब्जेक्ट में डाटा टाइप की जगह देंगे तो एटलीस्ट आपको पढ़ के समझ में तो आए कि ये स्ट्रक्चर टाइप से बना है या इंटरफेस से बना है। तो आपको अब नेमिंग कन्वेंशन समझ में आई ना? यस सर। सर ये टाइप इंटरफेस एक ही है, सेम। सेम एंड का डिफरेंस बताइए। सेम है, जस्ट यहाँ पर टाइप में इज इक्वल लगवाया हुआ है और ये विदाउट इज इक्वल है वरना तो सेम ही है ना दोनों, मतलब इंटरफेस। टाइप बाकी इंटरफेस। सिंटैक्स सेम है, सब कुछ तकरीबन साइज से सेम है। ओके। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी क्या कंफ्यूजन है आप लोगों को? सर कुछ भी नहीं। सर सर ये दोनों नेमिंग कन्वेंशन कट इसको कर कह रहे हैं ना, ये जो हम टाइप दे रहे हैं इंटरफेस और टाइप जो हम लिख रहे हैं डाटा टाइप की जगह, इसको इंटरफेस और टाइप आप लिख रहे हैं डाटा टाइप की जगह, जाहिर है। तो इंटरफेस और टाइप में एक पूरा स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं और आप ऑब्जेक्ट को वो नाम दे दे रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट भी वो स्ट्रक्चर जो है फॉलो कर रहा है, लाजमी फॉलो करेगा उस स्ट्रक्चर को। और दोनों का काम सिमिलर है, आप टाइप से जो है भी वही काम कर रहे हैं, इंटरफेस से भी वही काम कर रहे हैं। नहीं सर, ये तो समझ आ गया, नेमिंग कन्वेंशन इसको कह रहे हैं हम। नेमिंग कन्वेंशन आप नोट करेंगे, कुछ लोग लिखते भी हैं इस तरह, कुछ लोग नहीं भी लिखते, लेकिन लिखना अच्छा है। एटलीस्ट देखे ना, अगर मैं यहाँ पर इसका नाम नेम रख दूँ, इंटरफेस वाले का नाम नेम रख देता हूँ मैं, तो क्या आप ये बता सकते हैं इस नेम को पढ़ के कि ये इंटरफेस से बना है या टाइप एलियास से बने? नहीं बता सकते। अगर इसके साथ आई या फिर टी होता तो आप ये बता देते कि हाँ ये शायद टाइप एलियास से बने और आई वाला शायद इंटरफेस से बने, इसलिए नेमिंग कन्वेंशन अच्छी चीज़ है। जी ओके। सर ये हम ऑब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं सारी चीजें ना। सर दोनों का डिफरेंस बताइए। दोनों का डिफरेंस जो है वो बेसिकली जो इंटरफेस है ना, उस इंटरफेस को आप इनहेरिट कर सकते हैं, रीओपन कर सकते हैं, और आप जो है इंटरफेस को दो तीन अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन टाइप एलियास को आप नहीं कर सकते, आप टाइप एलियास को रीओपन नहीं कर सकते, टाइप एलियास को आप इस तरीके से इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। अब ये जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ ना, ये हम चीज़ें देखेंगे बाद में। अभी फिलहाल हमारी इस चीज़ का हमने पार्ट नहीं रखा है, इनहेरिटेंस क्या है और रीओपन क्या है, इसका पार्ट हमने अभी इसको नहीं रखा है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल जी जी, सर एक मेजर डिफरेंस बताइएगा इन दोनों का। मेजर डिफरेंस तो यही है अभी फिलहाल कि इंटरफेस जो है उससे आप इनहेरिटेंस कर सकते हैं और रीओपन कर सकते हैं, टाइप को इनहेरिटेंस और रीओपन नहीं कर सकते। इंटरफेस को आप सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, टाइप को आप अपने किसी भी वेरिएबल, एरे या ऑब्जेक्ट किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं टाइप को। क्लियर है? तो सर वो आप आगे बताएंगे, अभी नहीं, अभी सिर्फ इनका स्ट्रक्चर बता रहे थे। जी जी जी। तो अब ना इंटरफेस आपने देख लिया, आपको समझ आया इंटरफेस? जी सर। ठीक है, आपको टाइप एलियास भी समझ आ गया। अब आप ना इसके नाम पर जरा गौर करें कि ये जो टाइप एलियास है, इस एलियास को हमने कुछ दिनों पहले भी पढ़ा है, जिसको हमने कहा था कि निक नेम देने के काम में आता है, आपको शायद याद हो। जी सर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में पढ़ा था। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या है कि ये भी टाइप एलियास है। अब जरा मैं इंटरफेस अपने टाइप को हटाता हूँ और एक अपने इस ऑब्जेक्ट को भी यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट नेम इज इक्वल टू ताहा। तो अगर मैं इसकी स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिखूंगा, जाहिर है। तो जब मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिखूंगा तो
स्ट्रॉन्ग टाइपिंग हो जाएगी। अब उसमें मैं अपने कुछ और नहीं दे सकता। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर बूलियन नहीं दे सकता, इस जगह पर यहाँ पर मैं नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कर दिया। तो ये जो आपने स्ट्रॉन्ग टाइपिंग की है, इस स्ट्रॉन्ग टाइपिंग को आप बाकायदा टाइप एलियास से भी कर सकते हैं। देखें, यहाँ पर मैं लिखूँ टाइप, और यहाँ पर मैं लिखूँ नेम। टाइप का नाम क्या रख दिया मैंने, टी नेम। और इसके अंदर मैंने कह दिया कि स्ट्रिंग है। अब मैं इस टी नेम को अगर मैं लिख दूँ ना यहाँ पर डाटा टाइप की जगह, जैसा हम ऑब्जेक्ट में कर रहे थे, तो क्या होगा कि इसके अंदर स्ट्रिंग की ही वैल्यू आ सकेगी। अब इसके अंदर नंबर या फिर बूलियन नहीं आ सकते। तो टाइप एलियास की मदद से आपने क्या किया, एक डाटा टाइप को निकनेम दे दिया। एलियास याद है ना आपको, मैंने क्या बोला था? यस, एक नेम देने के लिए। तो आपने निकनेम दे दिया। किसको निकनेम दे दिया? अपने स्ट्रिंग को एक और दूसरा नाम दे दिया। और उस अब दूसरे नाम को आप यूज कर रहे हैं, काम वही स्ट्रिंग वाला ही हो रहा है कि आप जहां पर भी इस टी नेम को यूज करेंगे, तो वो अब बूलियन या नंबर नहीं लेगा, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ले सकता है, इसके अलावा की कोई भी वैल्यू नहीं लेगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप यूनियन टाइप कर दें, यूनियन टाइप करके आप कहते हैं कि भाई या तो इसके अंदर स्ट्रिंग आ सकती है या नंबर आ सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह आप नंबर भी लिख सकते हैं, वो आपको एरर नहीं देगा। और स्ट्रिंग तो आपने देख ही लिया, वो आपको एरर नहीं दे रहे। तो टाइप एलियास के मुख्तलिफ फ़ायदे हैं। तो टाइप एलियास का बेसिकली काम यह है कि डाटा टाइप्स को लिखना और उसको एक नाम दे देना, और उस नाम को हम डाटा टाइप की जगह जब यूज़ करते हैं, तो हमारा वेरिएबल, हमारा एरे या फिर हमारा ऑब्जेक्ट उस वाले टाइप एलियास को फॉलो करता है। तो इस टी नेम को ये वेरिएबल फॉलो कर रहा है। और टी नेम जो है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये लिखा है कि स्ट्रिंग या नंबर, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आ सकती है। तो बिल्कुल स्ट्रिंग यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, नंबर यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, लेकिन क्या बूलियन एक्सेप्टेबल होगा? नो सर। नहीं नहीं। होगा। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि टाइप एलियास के मतलब होता है किसी भी डाटा टाइप को लिखकर उसको एक नाम दे देना, और नाम दे उसका नाम हम जो है डाटा टाइप की जगह यूज कर लेते हैं। अब चाहे हम उसको यूज करें अपने एरे में भी, देखते हैं करके कि किस तरह है। तो यूनियन टाइप को अभी फिलहाल ये कंफ्यूज कर दिया ना थोड़ा, तो यूनियन टाइप को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग को मैंने क्या बोला, टी नेम, और डाटा टाइप की जगह टी नेम यूज किया। इसके अंदर स्ट्रिंग आ सकती है, सिर्फ वैल्यू। एरे बनाते हैं, एरे को हम लिखते हैं नेम्स। इसकी डाटा टाइप को हम डिफाइन करेंगे बाद में, पहले क्या करते हैं, डाटा टाइप यहाँ पर लिखते हैं। डाटा टाइप किस तरह डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं और एरे लिख देते हैं। तो मैंने क्या बोला था, इसको किस तरह पढ़ेंगे आप, इस एरे को पढ़ेंगे कि एरे के हर एक इंडेक्स पे आने वाली चीज़ क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। तो स्ट्रिंग का एक बाकायदा नाम रखा है हमने टाइप एलियास से। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टी नेम लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, स्ट्रिंग है, और उस स्ट्रिंग को मैंने एरे के साथ लिख दिया। मतलब मैंने क्या बोला, एरे के हर एक इंडेक्स पे आने वाली चीज़ स्ट्रिंग होगी। और अभी फिलहाल इसके अंदर अगर मैं नंबर देने की कोशिश करूं तो वो एरर देगा, या मैं ट्रू देने की कोशिश करूं तो वो एरर देगा। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग देने की कोशिश करूं तो वो एरर नहीं देगा। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से है टाइप एलियास। टाइप एलियास आपको समझ आया? यस जी सर। सर। अच्छा, टाइप एलियास में हम यूनियन भी करते हैं, यूनियन करके हम यहाँ पर नंबर लिखते हैं। तो क्या अब मैं यहाँ पर नंबर भी दे सकता हूँ? क्योंकि आपने यस। बोला ना, एरे के हर एक इंडेक्स जी। पे टी नेम आ सकता है। टी नेम के अंदर क्या है, स्ट्रिंग है और नंबर है। या तो स्ट्रिंग की वैल्यू आ सकती है या नंबर आ सकती है। तो ताहा की जगह क्या मैं नंबर लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ।
तो ये है फायदा आपके टाइप एलियास का कि कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप को आप लिख कर एक नाम दे दें, और नाम देने के बाद आप क्या करें, उस नाम को डाटा टाइप की जगह यूज कर लें, तो आपको बहुत लंबे लंबे डाटा टाइप्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका ये फायदा है। अगर आपको शॉर्टकट में याद रखना है तो आप इस तरह याद रखें कि एलियास के मतलब क्या होता है, निकनेम। जी हाँ। निकनेम। तो आप इसको नाम दे रहे हैं कोई, आप इसको निकनेम दे रहे हैं डाटा टाइप को, और उस डाटा टाइप को आप यूज करें। कोई सवाल? और और सर सर इसमें हमने जहाँ पर यूनियन टाइप दे दी, एक दफा स्ट्रिंग दे दिया, एक दफा नंबर, यहाँ पर हम फिक्स वैल्यूज तो नहीं लिखेंगे, ज्यादा भी लिख सकते हैं ना? जी जी, फिक्स वैल्यू का तो कॉन्सेप्ट ही अलग था ना, वो तो आप किस टपल्स में। ट्यूपल्स में किस तरह लिख रहे थे, इस डब्बे के अंदर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर आप लिख रहे थे स्ट्रिंग, तो कॉमा लगाकर आप लिख रहे थे बूलियन। तो ये बता रहा था कि भाई एरे के अंदर दो ही एलिमेंट आ सकते हैं, और पहला वाला स्ट्रिंग होगा, दूसरा बूलियन होगा। इस तरह लिख रहे थे हम। वो लिखने का हाँ तरीका अलग यूनियन है। में मल्टीपल आ सकते हैं। जी हाँ जी हाँ, और ये लिखने का तरीका अलग है। इसको किस तरह पढ़ते हैं कि एरे के हर एक इंडेक्स पे आपका टी नेम आएगा। टी नेम के अंदर क्या है, स्ट्रिंग और नंबर स्ट्रिंग। यूनियन में लिखा है। तो या तो नंबर भी आ सकता है हर एक इंडेक्स पे, या आपका स्ट्रिंग भी आ सकता है हर एक इंडेक्स पे। तो इस तरीके। से कर सकते हैं। जी जी, दोबारा बोलें। सर यही काम हम इंटरफेस से कर सकते हैं, टाइप की जगह इंटरफेस अगर हम लिखते हैं। नहीं, ये काम आप इंटरफेस से नहीं कर सकते। हम इसको क्या करते हैं, इंटरफेस में सबसे पहली बात, ये इक्वल का साइन होता ही नहीं है। तो इंटरफेस जो है उसको हम लिखते हैं और यही काम लेने की कोशिश करते हैं। इंटरफेस हमने लिखा, इसको हम मिटा देंगे। तो अब जब इसको मिटा देंगे तो वो हमसे कहता है कि भाई कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखें इस पूरे को। कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर मैंने लिख दिया तो कोई सिंटेक्स बना नहीं, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर आता है, और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर की वैल्यू पेयर की शक्ल में आता है। अब मैं इन दोनों को की वैल्यू पेयर की शक्ल में किस तरह लिखूं, आप देखें ना, इसको किस तरह लिखूं मैं की वैल्यू पेयर की शक्ल में। तो वो तो अगर सर मैं इसका मतलब ये इंटरफेस सिर्फ हम ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन कर सकते हैं, टाइप एग्जैक्टली हम तमाम प्रिमिटिव डेटा अभी आपने टाइप। बताया डिफरेंस फर्क में है ना। एग्जैक्टली ऐसा ही है। इंटरफेस सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए, टाइप जो सिर्फ है ऑब्जेक्ट के। वेरिएबल के लिए, एरे के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, सब के लिए आप टाइप यूज करते हैं। तो इंटरफेस का स्पेशली काम क्या है कि आप इसको यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्ट के लिए। अच्छा, मैं इसको अब कंट्रोल जेड करके वापस लेकर आता हूँ। तो आप यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर। ही था अभी तक जितना आपने सब पढ़ाया, लेकिन बस ये कि मिक्सअप होगा ये अगर मिक्स प्रैक्टिस नहीं होगी तो। मिक्सअप हो या ना हो वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप लोग ना अपने माइंड में मत रखिएगा इसको, किसी चीज़ में नोट करें। चाहे वो आप नोटबुक कॉपी में कर लें, या आप अपने लैपटॉप में कर लें, या नोट पैड में कर लें, लेकिन लिख लीजिएगा। यस। अगर नहीं लिखेंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, है तो एक ही चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। पढ़ा सब होगा आपने, याद कुछ भी नहीं रहेगा। जी सर। तो टाइप एलियास आपने देख लिया कि टाइप एलियास जो है उससे आप ये काम ले सकते हैं। और इंटरफेस भी आपने देखा कि इंटरफेस से आप क्या कर सकते हैं। इनलाइन टाइप जो है वो क्या थी, ज़रा मुझे बताएं, कोई बताएगा इनलाइन टाइप क्या थी? सर वही सर वो थी, डाटा टाइप थी ना, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट। जो डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं उसकी जब स्ट्रॉन्ग। हम ऑब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग टाइपिंग दे देते हैं तो उसे हम इनलाइन टाइपिंग भी बोलते और अनोनिमस भी वही होता है सर, उसमें कोई नाम नहीं होता। सर हैं। ऐसा डेटा टाइप जो एक लाइन में लिखा जाता है और बगैर किसी नाम के, टाइप के नाम के बगैर। ऐसा ही है, बिल्कुल आप सबने सही बोला कि स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करके जब हम अपने ऑब्जेक्ट को डाटा टाइप्स देते हैं तो उसको हम इनलाइन टाइप कहते हैं। उसी को हम स्ट्रॉन्ग टाइपिंग भी कहते हैं, उसी को हम एनोनिमस टाइप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। अच्छा, अलग से स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट का?
इंटरफेस की मदद से, इंटरफेस इंटरफेस और या टाइप 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 एलियास की मदद टाइप से। एलियास की मदद से। अब हमने खुद से ये चीज सीखी कि एलियास का जो मतलब होता है वो होता है नेम रखना, निक नेम रखना। तो जहां पर भी एलियास आएगा हम खुद ही समझ जाएंगे कि किसी डाटा टाइप को ना कोई नाम देकर उसको क्या किया गया, नाम में उसको यूज किया गया। मतलब जैसे यहाँ पर डाटा टाइप 2 लिखे, उसको एक नाम दे दिया, अब उस नाम को यूज कर रहे हैं डाटा टाइप की जगह, तो हम खुद ही से समझ जाएंगे कि भैया टाइप एलियास किया हुआ है इन्होंने। तो ये बात या हमें, जैसे सर हमसे कहा जाए कि टाइप एलियास की मदद से कोई एरे बनाए, हमारे जहन में होना चाहिए कि पहले हमें उसकी टाइप बनानी है और फिर उसको निकनेम करके टाइप एलियास से एरे बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। अब क्या है ना, ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया, इंटरफेस समझ में आ गया, टाइप एलियास भी समझ आ गया, और इनलाइन टाइप भी समझ आ सर गया। टाइप एलियास को ये भी कह सकते हैं कि इसमें हम प्री डिफाइन डेटा टाइप जो है वो प्री डिफाइन कर सकते हैं। प्रीडिफाइन तो उसमें भी कर रहे हैं, इंटरफेस में भी। डिपेंड करता है ना आप बात किसके लिए कर रही हैं। अगर आप सर ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रही हैं तो उन दोनों में, इंटरफेस और टाइप दोनों में तो पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा, तो दो उसको कहेंगे कि भाई प्री डिफाइन है। अगर आप वेरिएबल या एरे के लिए बात कर रही हैं तो फिर वहाँ इंटरफेस नहीं चलता, वहाँ सिर्फ टाइप चलता है। तो टाइप जो है वो आपको बनाना पड़ेगी। जी जी बताएं, क्या सवाल है आपका। ये जैसे टाइप एलियास जो है ये ऑब्जेक्ट के लिए लिखते हैं तो कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, और अगर एरे के लिए लिखेंगे तो ये ऐसे ही लिखेंगे यूनियन लगाकर। दोबारा बोलें। ये टाइप एलियास जो है ये अभी हमने जब ऑब्जेक्ट के लिए बनाया था तो हमने उसके कीवर्ड्स दोनों लिखे थे, मतलब उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी। जी जी और अभी ये हमने एरे के लिए लिखा है तो हमने बस ये इक्वल्स टू लगा के स्ट्रिंग और यूनियन लगा के नंबर लिख दिया। तो मतलब जब अलग अलग तरीके से लिखते हैं इसको। जी हाँ, जब आप ऑब्जेक्ट के लिए लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट की तरीके से लिखेंगे, जब आप वेरिएबल के लिए बना रहे होंगे तो उसको वेरिएबल की तरीके से लिखेंगे। असल में टाइप एलियास का काम क्या है, टाइप एलियास का काम है कि भाई एक डाटा टाइप को कोई नाम देना। तो आप ये दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं उसको डाटा टाइप को। सर अच्छा मेरा सवाल था कि अगर ये एरे के लिए बनाए तो इसमें टी नेम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट देंगे ना? एग्जैक्टली देना पड़ेगा, क्योंकि वो स्क्वायर ब्रैकेट क्या कहता है आपसे, मैंने आपको बताया ना अभी वो कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये आपसे ये कहता है कि एरे के हर एक इंडेक्स पर, ये क्या कहता है, ये कहता है एरे के हर एक इंडेक्स पर। अब एरे के हर एक इंडेक्स पर क्या, तो वो आप पहले बता रहे हैं कि एरे के हर एक इंडेक्स पर टी नेम आएगा। ये इस तरह इसको पढ़ते हैं कि ये क्या बता रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट एरे के हर एक इंडेक्स पर क्या आएगा, टी नेम आएगा। तो टी नेम में क्या है, स्ट्रिंग या नंबर। तो एरे के हर एक इंडेक्स पर आप या तो नंबर लिख सकते हैं या स्ट्रिंग लिख सकते हैं। इस तरह इसको पढ़ते हैं डाटा टाइप को। सर टाइप एंड इंटरफेस को हम कस्टम डेटा टाइप भी कह सकते हैं। जी जी, अब आप एक और नाम मत दें, ऑलरेडी ये लोग 15-16 नाम देकर रखते हैं, नामों में फिर हम फंस कर रह जाएंगे। तो सर एक्चुअली अभी रिसेंटली एक क्विज हुआ था ना, तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। जी जी, तो आप इस कह वजह सकते से हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसको कस्टमाइज डाटा टाइप भी कह सकते हैं। तो सर जी सर ऑब्जेक्ट में जैसे आपने दिया था ना टाइप एलियास के पहले स्ट्रिंग बोलियन नंबर, तो सर अरेंजमेंट करके लिखना होता है। एरे में तो हम आगे पीछे दे सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट में हमें उसी सीक्वेंस से लिखना होगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट को भी आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अपने की वैल्यू पेयर को देखेगा। वो देखेगा कि भाई P0 इसके अंदर मौजूद है। अब वो भले पहले नंबर पर है या तीसरे नंबर पर, P0 होना चाहिए, P1 होना चाहिए, P2 होना चाहिए। जैसे हमने की का नाम रखा था ना, P1 P2 P3 होना चाहिए। अब वो पहले नंबर पर आए, दूसरे नंबर पर आए, होना चाहिए। ये फंक्शन के पैरामीटर नहीं है कि पहला आर्ग्यूमेंट पहले पैरामीटर को जा रहा है, दूसरा आर्ग्यूमेंट दूसरे पैरामीटर, उससे कंपेयर मत करें इसको। इसकी एग्जिस्टेंस होना लाजमी है, कि मौजूदगी होना लाजमी है, कि भाई P1 जो है वो है, भले वो तीसरे नंबर पर आ रहा है, चौथे लाइन पर आ रहा है, लेकिन वो तो है। यही ऑब्जेक्ट की खासियत भी तो यही है कि उसको आप किसी भी इंडेक्स पे किसी भी लाइन पे ले जाए, लेकिन आप उसको उसकी की पेयर की मदद से जो आसानी से गेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, और यही प्रॉब्लम हमें फेस हो रही थी एरे में,
कि इंडेक्सेस चेंज हो जा रहे थे, 0 वाली जी चीज सर। 1 पे चली जा रही थी, 1 वाली 2 पर चली जा रही थी। जी सर। जी तो सर। वो वाली चीज जो है वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर ली ना अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। अच्छा अब देखें, मुझे ये बताएं, एक मैंने बनाया यहाँ पर नेम, ये एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको टाइप एलियास दूं तो मैं किस तरह लिखूंगा, टाइप टी नेम, और नेम की जगह माई नेम कर देते हैं। is equal string string तो मैंने एक टाइप एलियास बना लिया, और इस टाइप एलियास को यहाँ स्ट्रॉन्ग टाइपिंग में यूज कर लेता हूँ मैं, टी माई नेम। अब ये जो मैंने टी माई नेम लिखा है ये मेक श्योर कर रहा है कि इसके अंदर नंबर या बुलियन ना आए। यहाँ पर क्या आ सकता है, सिर्फ स्ट्रिंग की वैल्यू आ सिर्फ सकती है। स्ट्रिंग। सिर्फ स्ट्रिंग आएगा। तो जरा आप ध्यान से यहाँ पर देखें कि अगर मैं यहाँ पर यूनियन लगाकर नंबर लिख दूं तो अब इसके अंदर क्या आ सकती है, पर नंबर या भी आ सकता है और स्ट्रिंग भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। नंबर भी आ सकता है और स्ट्रिंग भी आ सकता है ना। स्ट्रिंग भी। तो यस सर। ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, इसको हम कहते हैं यूनियन टाइप। इसको हम क्या कहते हैं, यूनियन यूनियन। टाइप। यूनियन टाइप। अगर मैं इसमें यहाँ पर बुलियन भी लिख दूं तो ये भी यूनियन टाइप है। और यूनियन टाइप क्या मेक श्योर कर रहा है कि आपके पास स्ट्रिंग नंबर बुलियन इनमें से कोई एक आ जाए तो एक्सेप्टेबल है। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज लिखूं, जैसे कि मैं एक ऑब्जेक्ट लिटरल बनाने की कोशिश करूं, तो वो एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि यहाँ लिखा ही नहीं है ना आपने स्ट्रिंग नंबर बुलियन, ऑब्जेक्ट लिटरल आप क्यों बना रहे हैं। या अगर मैं यहाँ पर एरे बनाने की कोशिश करूँ तो एरे भी एरर देगा, क्योंकि आपने स्ट्रिंग नंबर बुलियन लिखा है। एरे भी एक्सेप्टेबल नहीं। अगर मैं यहाँ पर एरो फंक्शन बनाऊँ, एरो फंक्शन भी पढ़ चुके हैं हम, एरो फंक्शन बनाऊँ तब भी एरर देगा, क्योंकि आपने लिखा ही नहीं है। आपने तो लिखा है स्ट्रिंग नंबर बुलियन आएगा। तो इसके अंदर क्या आ सकता है, आप सिंपली स्ट्रिंग लिखें या फिर आप नंबर लिख दें या बुलियन लिख दें तो वो एक्सेप्टेबल है। तो ये वाली जो डाटा टाइप है, इसको आपने टाइप एलियास करके एक नाम दे दिया टी माई नेम, उस टी माई नेम को डाटा टाइप में यूज कर लिया और वो मेक श्योर कर रहा है कि स्ट्रिंग नंबर बुलियन है। लेकिन जो ये चीज़ आपने लिखी है ना, पाइप का सिंबल लगा के, ये एक पाइप यहाँ लगाया एक पाइप यहाँ लगाया, तो ये जो पाइप का सिंबल है ये बेसिकली ये बता रहा है कि या तो ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये। तो ये जो लिखने का तरीका है इसको आप क्या कहते हैं, यूनियन टाइप। कोई कंफ्यूजन इसमें। सर यहाँ यूनियन टाइप की जगह हम टाइप लिटरल भी यूज कर सकते हैं। अभी 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 आएंगे ना उस पे, अभी आएंगे। अच्छा ये बताएं टाइप लिटरल क्या होता है, पहले आप मुझे ये बताएं, आप सबको ये क्लियर है। यस सर। yes sir यस सर सर। सर भी ये लगा हुआ होगा सिंबल, तो वो यूनियन टाइप होगा। जी वो यूनियन टाइप होगी। अब ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ये तो हमने समझ ली कि यूनियन टाइप क्या है। इसकी स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, आप लोग कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। यूनियन टाइप, अब यूनियन टाइप इसको मैं मिटा रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि यूनियन लिटरल क्या चीज़ है। अभी किसी ने बोला था ना यूनियन लिटरल। सर वही डेटा टाइप हम डिफाइन कर देते हैं। सर टाइप लिटरल वर्ड अगर कोई नाम है तो वही नाम ही उसकी डेटा टाइप है। अच्छा देखें, हमें सर ये ऐसे कितने जी सारे नाम है, टाइप लिटरल यूनियन लिटरल, सर कितने यूनियन confusing लिटरल भी यही है मेरे ख्याल में, यूनियन टाइप। जी हाँ, अब मसला ये है जैसे इन्होंने बोला कि इतने सारे नाम हैं, कैसे याद रखेंगे कि भाई
वो क्या करता है, दूसरा वाला क्या कर रहा है, नाम कैसे याद रहेगा? तो नाम रहेगा हमें अपने खुद के बनाए हुए लॉजिक से। मैंने तो बना ली लॉजिक अपनी कि भाई डाटा टाइप को जब भी नाम दिया तो उसको क्या बोला, टाइप एलियास। एलियास के मतलब क्या होता है, निक नेम देना या कोई नाम देना, है ना। तो आपने क्या किया, डाटा टाइप्स को नाम दिया तो उसको टाइप एलियास बोल दिया। एलियास से मैंने एक मतलब निकाल लिया अपना कि एलियास के मतलब है नाम देना। अब यूनियन टाइप क्या किसको बोलेंगे भाई, डाटा टाइप के बीच में जब ये और का सिंबल लग जाएगा ना, तो आपको ऑप्शन मिलते हैं या तो ये या तो ये, तो उसको यूनियन बोलते हैं। कि यूनियन जहाँ पर आएगा यूनियन टाइप, तो यूनियन टाइप के मतलब क्या है, दो डाटा टाइप के बीच में ऑप्शन लगा होगा कि भाई या तो ये या तो ये, इसको यूनियन टाइप बोलेंगे। अब आप टाइप लिटरल देखें इसको क्या कहेंगे, तो बेसिकली टाइप लिटरल जो होता है वो आपके इंग्लिश के वर्ड लिटरली की तरह ही होता है। अब लिटरली मतलब देखें, दो बंदों के बीच में बात हो रही है और तीसरे, जो दूसरा बंदा है उसने जाके तीसरे को बताया कि पहले वाले ने तुम्हारे बारे में लिटरली ऐसा ऐसा बोला है। होता है ना, ये देखा होगा आपने। तो दो बंदे बीच में बात कर रहे हैं, एक बंदा ये, एक ये दोनों बीच में बात कर रहे हैं। अब इसने क्या किया, इसने जाके तीसरे को बताया कि इसने मतलब पहले वाले ने तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली हैं, और वो क्या है, लिटरली ऐसी ऐसी बातें बोली हैं। लिटरली मतलब जैसा बोला है ना उसने वैसे ही मैं बता रहा हूँ ना, वर्ड बाय वर्ड। ना मैं कुछ मिला रहा हूँ ना कम कर रहा हूँ ना ज्यादा कर रहा हूँ, ऐसी ही बोली है उसने तुम्हारे बारे में बात। तो इसको बोलते हैं हम लिटरली, है ना। तो अब मिसाल के तौर पे उसने बोला कि भाई वो जो है खाना बहुत बुरा बनाती है, ठीक है। तो अब ये तो हो गई ना लड़ाई झगड़े वाली बात। तो उसने जाके बोल दिया भाई तीसरे को कि भाई वो तो ऐसी बात कह रही है कि खाना बहुत बुरा बनाती है वो। तो ना लिटरली का वर्ड जहाँ पर आया तो उसने ये नहीं बोला कि ना सारी जिंदगी से खाना बुरी बना वो मतलब उसको बुरा बनाती हैं, या पहले बुरा बनाती थी लेकिन अब बहुत अच्छा बनाने लग गई हैं क्योंकि बना बना कर आ गई है। तो ये क्या हो गया, वर्ड की मिलावट हो गई। मतलब जो जैसे उसने बोला था ना वैसे उसमें दो चार चीजें मिला के चेंज कर दिया। अब उसको लिटरली नहीं बोलेंगे। लिटरली तो वही हुआ कि भाई जो उसने बोला वही आपने बता दिया, ठीक है। तो इंग्लिश का लिटरली हमें समझ आया कि जैसा बोला वैसा बता दिया। तो वो जो लिटरल है वो लिटरल बेसिकली लिटरली की तरह ही है। लिटरली से हमें क्या समझ में आया, एक हार्ड कोटेड वैल्यू। अब वो जो हार्ड कोटेड वैल्यू है ना, जैसा उसने बोला वही एग्जैक्टली आपने बताया। तो ये जो एग्जैक्टली या फिर हार्ड कोटेड वैल्यू है, लिटरल को भी हम उसी सेंस में देखेंगे याद रखने के लिए, क्योंकि अपनी लॉजिक बनाना जरूरी है ना। तो अपनी लॉजिक इसी तरह बनती है। यूनियन लिटरल मतलब एग्जैक्टली वही चीज या फिर कोई भी हार्ड कोटेड वैल्यू। तो अगर मैं इस डेटा टाइप की जगह इसको मिटा ही दूं पूरा, यहाँ से भी हटा दूं, ये भी ब्लैंक कर दूं, डेटा टाइप की जगह अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ताहा, तो अब इसकी जगह आप ट्रू या फॉल्स नहीं लिख सकते, आप कोई नंबर नहीं लिख सकते, आप इवन के कोई स्ट्रिंग भी नहीं लिख सकते। दूसरा, आपको अगर लिखना है तो सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, हाँ। ताहा लिखना। तो ये जो चीज़ है ना, ये क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है, लिटरल वाली वैल्यू है, हार्ड कोटेड वैल्यू है, सब एक ही चीज़ है। एग्जैक्ट वैल्यू आपको वही देनी है। आपको ये बात समझ में आई कि मैंने क्या बोला आपको? सर ये तो ये यूनियन इन्वर्टेड, बता सर ये दें सर, इन्वर्टेड कॉमा नहीं समझ आ देना जरूरी है। सर हम अपनी जब वैल्यू हार्ड कोटेड वैल्यू को ही अपनी टाइप की जगह लिख देते हैं, उसको टाइप लिटरल कहते हैं ना। तो लिटरल के मतलब जो है वो अभी हम देखते हैं, लेकिन आपको यूनियन में क्या प्रॉब्लम आ गई? सर यूनियन टाइप और यूनियन लिटरल दोनों अलग अलग है, आप कह रहे हैं। हाँ,
लिटरल मतलब सेम टू सेम होगा, जैसा है वैसा ही। जी हाँ। ठीक है सर। अच्छा, अब लिटरल के मतलब क्या है? एग्जैक्ट वही वाली चीज, एग्जैक्टली वही वाली चीज जो आपने लिखी है। अब क्योंकि ये ताहा लिखा है ना अपने यहाँ पे डाटा टाइप में, तो इसके अंदर सिर्फ ताहा आ सकता है। अगर यहाँ पर मैं यूनियन करूँ और यूनियन करके मैं यहाँ पर लिख दूँ ना अहमद, तो अब मैं इसके अंदर अली नहीं लिख सकता या कोई और नाम नहीं लिख सकता। अब मुझे नाम या तो ताहा यूज करना पड़ेगा या अहमद यूज करना पड़ेगा। तो ये चीज होती है लिटरल। तो इस लिटरल को हम किस तरह यूज करेंगे? या तो मैं इसमें दे दूं, अच्छा मैं सजेशन ओपन करूँ ना, तो सजेशन में भी दो ही चीज मिल रही है, या तो अहमद लिख सकते हैं या ताहा लिख सकते हैं, इन दोनों में। तो दो ही ऑप्शन है क्योंकि आपने डाटा टाइप में लिखा है। तो अगर मैं इस डाटा टाइप को यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ, ताहा लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँ कि मैं एक टाइप बनाता हूँ, टाइप को मैं एक नाम देता हूँ। यहाँ से मैं इसे कट करता हूँ, यहाँ पर मैं इसे रख देता हूँ, और इस नाम को मैं डाटा टाइप की जगह दे देता हूँ। कंफ्यूज तो नहीं हुए आप लोग? नो सर। हाँ सर। नो सर। अच्छा बताएं मैंने किया क्या है। तो सर यहाँ पे आपने तो डेटा आप टाइप तो टाइप करके फिर आपने उसको असाइन किया था, सर तो आपने यूनियन सर टाइप आपने बनाया, टाइप लिटरल डाटा का टाइप यहाँ पे यूनियन आपने सर आपने यूनियन टाइप ताहा का और यूज अहमद किया। क्यों दिए? अच्छा अच्छा, मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखें, बहुत सारी चीजें इसके अंदर ना हम अलग अलग नाम निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ टाइप एलियास का यूज हुआ है, यहाँ पर टाइप एलियास का यूज हो गया, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर यूनियन टाइप भी यूज किया, आपने यूनियन का भी यूज किया है। लेकिन वो जो यूनियन है वो नॉर्मल डाटा टाइप के साथ तो नहीं है ना, वो क्या है, किसी लिटरल टाइप के साथ है। लिटरल टाइप मतलब एक हार्ड कोडेड वैल्यू जिससे हट के आप नहीं कुछ कर सकते। तो इसको हम कहेंगे कि यूनियन लिटरल है। लिटरल वाली वैल्यूज के साथ यूनियन लगा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? यूनियन लिटरल। आप यूनियन लिटरल कहेंगे सर। सर और एक सर बात पूछनी है। जी जी। सर यूनियन टाइप अलग है, लिटरल सर टाइप अलग, यूनियन लिटरल अलग है, ये आप कह रहे हैं? थोड़ा नहीं नहीं, कंफ्यूजिंग तीसरा लग तीसरा जैसे तो, आप तीसरी चीज तो आप लेकर आ गई। तीसरी चीज तो नहीं बोली मैंने, मैंने दो बात ही बोली है। मैंने ये बोला कि भाई अगर नॉर्मली यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा हो ना, और यहाँ पर नंबर लिखा हो इस तरह, तो इसको हम क्या कहेंगे कि भाई ये यूनियन टाइप है, यूनियन टाइप है। और और इसी को आप इसी लाइन को कॉपी पेस्ट